हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गेट 2000 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे टीओसी के, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 2000 का ही आई थिंक देखा था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं। ओके, ये भी 2000 में ही आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है ये, लेट एल डिनोट्स द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर एस जीरो एंड डबल जीरो विच द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं एल इज इक्वल टू जीरो प्लस, एल इज रेगुलर बट नॉट जीरो प्लस, एल इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, एल इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करवाए थे जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वहां पे मैंने ये सब क्वेश्चंस कराए थे। आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स के। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने लिखी है किसी लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज सीएफएल भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनफैक्ट रेगुलर भी हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इन द सेंस कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिख दी, तो लैंग्वेज हमारे पास सीएसएल भी हो सकती है, सीएफएल भी हो सकती है, और रेगुलर भी हो सकती है। ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे ग्रामर लिख सकते हैं। तो मतलब मेन बात क्या है कि जैसे देखो, ये हमारी टाइप 3 ग्रामर है, उसके बाद हमारे पास टाइप 2 है, उसके बाद टाइप 1 है, और फिर टाइप 0 है ना। मैंने आपको चॉम्स्की लड़की में बताया था। तो टाइप 3 ग्रामर टाइप 3 लैंग्वेजेस को जनरेट कर सकते हैं, मतलब रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है। ऐसी टाइप 2 ग्रामर सीएफएल्स को जनरेट कर सकती है। टाइप 2 को हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी कहते थे। बट खास बात क्या है कि क्योंकि every type 3 is type 2 also, so that means what, हम टाइप 2 ग्रामर विच इज नॉट टाइप 3, ये ध्यान रखना, टाइप 2 ग्रामर विच इज नॉट टाइप 3, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी ग्रामर है हमारे पास, दिस ग्रामर इज टाइप 2 बट नॉट टाइप 3। तो इस ग्रामर से हम लोग चाहें तो टाइप 3 लैंग्वेज या यू कैन से रेगुलर लैंग्वेज भी जनरेट करा सकते हैं। मतलब मोर पावरफुल से लेस पावरफुल बड़े आराम से हो सकती है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, और यही सिनेरियो हमारे पास यहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेगुलर वाली बातें इसने कर दी है, जीरो प्लस एंड सोनी सब बातें इसने कर रखी है। जीरो प्लस आपको समझ में आता है भी रेगुलर होती है ना। अगर यहाँ पे कोई रेगुलर वाला ऑप्शन ना होता, हम सीधा सीधा ग्रामर देखते, ये ग्रामर देखते ही आपको समझ में आ रही है ये ग्रामर कैसी है, अभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, ये जो हमने पूरी ग्रामर लिखी है दिस इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज ये पैदा करेगी वो सीएफएल तो जरूर होगी होगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सीएफएल तो है ही है, तो हो सकता है शायद वो रेगुलर भी निकला है। ठीक है ना, क्योंकि वही बात है, मोर पावरफुल लेस पावरफुल काम कर सकता है, मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है जी, हो सकता था शायद रेगुलर भी निकला है। अब ऑप्शन में नजर आ रहा है तो फिर हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कंटेक्स्टली ग्रामर गिवन है और ऑप्शंस में हमारे पास कोई से सीएसएल होती, सीएसएल बट नॉट सीएफएल होती, सीएसएल बट नॉट सीएफएल, कोई ऐसी लैंग्वेज होती है हमारे पास ऑप्शन में, जैसे ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसी कुछ लैंग्वेज हमारे पास गिवन है, बट जो ग्रामर दे रखी है वो कंटेक्स्ट फ्री है। तो आप इस पे तो पहले काटा लगा दो, क्योंकि भाई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो फिर वो वही बात है, लेस पावरफुल से बड़ा मोर पावरफुल काम तो कर नहीं सकते। मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज तो नहीं बना सकते। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। प्लीज ये सारी बातें ध्यान रखना भाई, प्लीज ये सब चीजों में आपको कंफ्यूजन आना चाहिए। जब मैं टीओसी आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन जनरेट कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, 100% ट्रू है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। बट अगर ये क्वेश्चन आए कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन जनरेट अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज विच इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, विच इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम गलत है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन जनरेट अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज व्हिच इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ये एकदम गलत है। बट ये एकदम ठीक है भाई, इसको कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफएल जनरेट करती है, और एवरी सीएफएल इज सीएसएल, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन जनरेट कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, 100% ये बात ठीक है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत बार समझाई है। टीयूसी के थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखो मेरे, मैंने वहां पे दुनिया भर के इस टाइप से बातें बताई थी जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो ये सब चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, तो मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और आपको को ये देखो, अब ये जो ये लैंग्वेज है ये क्या है भाई, सीएसएल है बट नॉट सीएफएल है, तो ऐसे ऑप्शंस पे तो आप पहले काटा लगा के भाग जाओगे, आपको 1% की भी टेंशन नहीं आएगी। बट अगर सारे के सारे ऑप्शन सीएफएल के हैं, तो आपको इस ग्रामर को सिर्फ पता लगाना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से हम टिक लगा पाएंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे समझो, देखो ये हमारे पास ग्रामर है और जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना,
सारे के सारे CSL हैं बट नॉट CFL हैं, और एक ऑप्शन आपको CFL का नजर आ रहा है, तो आप ब्लाइंडली उस पर टिक लगा के भाग जाओगे, आपको इस ग्रामर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो सिंपल बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे हमने ग्रामर ली से बहुत सिंपल सी ग्रामर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। ये सब चीजें मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में आपको बहुत बार समझाई है, जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्चुअल ग्रामर्स का टॉपिक पढ़ा था मैंने बहुत बार समझाया था, बट स्टिल कोई बात नहीं, अब हम वही बात है थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा रिविजन कर रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमारे पास ग्रामर गिवन है, अब आपको कहा जाए कि LG इज व्हाट, LG इज व्हाट, ठीक है, और आपको ऑप्शन में पहला दे देता हूं WW सच दैट W बिलोंग्स टू AB का स्टार, ठीक है। अच्छा दूसरा ऑप्शन में आपको दे देता हूं A पावर N B पावर N C पावर N N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे जबरदस्ती कुछ कुछ ऑप्शन से बना रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा C ऑप्शन में दे देता हूं बोथ, और D ऑप्शन में दे देता हूं नन, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये ग्रामर है ना भाई, ये ग्रामर देखते ही आपको समझ में आ रही है ये कैसी है, अभी कंटेक्स्चुअल ग्रामर है, तो ये लैंग्वेज कैसी पैदा करेगी भाई, CFL, ठीक है। तो या तो CFL विच इज नॉट रेगुलर, या रेगुलर भी कर, मतलब जो भी आपका मन करे, मतलब CFL होनी चाहिए वो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। देखो CFL पैदा करेगी तो इसका मतलब वो रेगुलर भी हो सकती है, CFL विच इज नॉट रेगुलर ये भी हो सकती है, मतलब यहाँ ये लैंग्वेज क्या है, CFL विच इज नॉट रेगुलर, और ये कैसी है भाई, रेगुलर एज वेल एज CFL, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मतलब मेन बात क्या है कि CFL तो होगी होगी, इतना हमारे को कंफर्म है। अब अगर आपको याद आ रहा हो ये तो CSL होती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गया, ये भी CSL होती है, ये ऑप्शन भी गया, और बहुत ऑब्वियसली गया, तो सीधा नन पे टिक लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ये क्या है, ठीक है। नो डाउट ये ऑप्शन क्वेश्चन मैंने बड़ा अजीब सा बनाया, सिंपल सा बनाया है, आपको देखते समझ में आ रहा है कि सर ये तो A पावर N B पावर N N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मेरे को पता है, बट मैं सिर्फ आपको एक यू कैन से एक क्रक्स देना चाह रहा हूं कि कब सॉल्व करना है और कब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन थी, तो लैंग्वेज CFL ही होनी चाहिए थी, ठीक है। अब जो अगर सारे के सारे ऑप्शन कंटेक्स्ट सेंसिटिव वाले या कुछ ऐसे होते तो हम पहले ही सब छोड़ छाड़ के चले जाते, हमारे को कोई टेंशन आती। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये ऑप्शन रेगुलर का है, ठीक है ना, दिस ऑप्शन इज रेगुलर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रेगुलर, कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ठीक है, ये भी चलेगा, और L इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, तो इस पे तो मैं पहले काटा लगा दूंगा, बात समझ आ गई ना, ठीक है ना। क्योंकि ये लैंग्वेज कैसे, ये ग्रामर कैसे है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो लैंग्वेज तो CFL तो होगी होगी, तो इसने बोल दिया L इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, इस ऑप्शन पे तो ब्लाइंडली काटा लग गया, तो यहां से आपको समझ आएगा, तो अब इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब वही बात है, L इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ये भी इसने बोल दिया, तो मेरे को यहाँ पे फिर चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैंने आपको भी समझाया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है अगर मेरे पास, यहाँ पे देखो नीचे, अगर मेरे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो CFL भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब CFL विच इज नॉट रेगुलर, और रेगुलर विच इज CFL आल्सो, ऑब्वियसली रेगुलर CFL आल्सो, तो कोई जो भी CFL पैदा करेगी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, या तो वो CFL विच इज नॉट रेगुलर होगी, या फिर वो रेगुलर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब मेरे को इस चीज में अभी डाउट है, इस चीज में डाउट है, तो फिर मेरे को ऑप्शंस के हिसाब से फिर मतलब अभी मेरे को ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो फिर मेरे को इसको अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको सॉल्व कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो काफी बारी गेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, काफी बारी बिना सॉल्व किए मैं भाग जाऊंगा, ये सब शॉर्टकट्स आपके माइंड में होने चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, टूल्स हैं, ये जो टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ इसका बहुत फायदा होगा, गेट एग्जाम में आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ी अजीब सी ग्रामर बड़ी मुश्किल से आ जाएगी, समझ ही नहीं आ रही है कर क्या रही है, तो आपको टेंशन क्यों लेनी है, सॉल्व ही मत करो ना भाई, ठीक है। ऑप्शंस देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो बड़ी अजीब सी ग्रामर में लिख के दिखा देता हूँ, जैसे S implies AB, A goes to A B, और A और B A, ऐसे कर करके कुछ कुछ इतनी इतनी इतनी, इतनी ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्शन लिख दी, है ना। B से मैं कुछ और आगे चला गया, यहाँ से कुछ से C D E ऐसे कुछ आ गया, D से कुछ और आ गया, एंड सॉन, इतनी बड़ी ग्रामर दे दी, और आपसे पूछ देगा कि लैंग्वेज क्या होगी, तो क्यों टेंशन लेनी है। फिर ये पूरे फिर ऑब्वियसली इतनी बड़ी ग्रामर है तो इसको सॉल्व नहीं करवाना चाहेगा, वो ऑप्शन ऐसे बना के देगा, L इज कंटेक्स्ट फ्री, L इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, L इज CSL विच इज नॉट CFL एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। ये देखो ये ऐसे ग्रामर दे करके आपको फिर ऑप्शन ऐसे देगा, ये नहीं पूछेगा कि लैंग्वेज कैसी है, आपसे ये पूछेगा CFL बट नॉट, या यू कैन से CFL, अब देखो मैं ऑप्शन जबरदस्ती बना देता हूँ, CFL बट नॉट CSL, है ना, CSL बट नॉट CFL, ठीक है। अच्छा C ऑप्शन CFL, और D ऑप्शन हम दे देते हैं से RE बट नॉट
REC ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे दिया। अब देखो भाई ये हमारे पास ग्रामर जैसी नजर आ रही है। ये तो मैंने ऑब्वियसली पूरी ग्रामर नहीं लिखी, पर लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह एक एक सिंगल नॉन टर्मिनल है। रफली क्वेश्चन बनाया मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो देखते समझ आ रहा होगा, दिस इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो CFL बट नॉट CSL, ये तो पहले ही गलत हो गया भाई। एवरी CFL इज CSL, ये तो आंख बंद करके काटा लगा दोगे, ये ऑप्शन तो वैसे ही बकवास हो गया। अच्छा, CSL बट नॉट CFL, ये भी बिल्कुल बकवास हो गया। नॉट CFL कैसे कह रहे हो भाई, जब ग्रामर हमारे पास CFG है तो CFL तो पैदा करेगी करेगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। CFL, हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है, डी ऑप्शन हम चेकिंग करते हैं। RE बट नॉट REC, ये बात भी बिल्कुल गलत हो गया है ना। तो ऑब्वियसली CFL तो है ही है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, नहीं थी, हम सीधा टिक लगा के भाग सकते थे। ऑब्वियसली जब हमारे पास ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो CFL तो पैदा होगी होगी। ठीक है, हाँ अगर एक ऑप्शन यहाँ पे मैं जबरदस्ती का ये घुसा देता है, ये ऑप्शन ये होता रेगुलर, ठीक है, तो CFL एंड रेगुलर ऐसे लिखा हुआ आ जाता, और एक ऑप्शन ऐसे आ जाता रेगुलर बट नॉट CFL, रेगुलर बट नॉट CFL, ये तो पहले काटा लगा देना भाई, रेगुलर बट नॉट CFL का तो कोई मतलब ही नहीं होता, रेगुलर है तो CFL तो है ही है। हाँ ये ऑप्शन फिर ये थोड़ी सी टेंशन में आपको डाल देता, CFL एंड रेगुलर, और ये ऑप्शन CFL, इस पे तो टिक लगना ही लगना है ना, इस पे तो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर MSQ में क्वेश्चन आ रहा है CFL, तो ये ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि कंटेक्स्ट ग्रामर है तो CFL तो है ही है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि CFL एंड रेगुलर मतलब रेगुलर भी है क्या, रेगुलर है तो फिर इसको सॉल्व करके मेरे को फिर टाइम वेस्ट करना पड़ता पेपर में, टाइम वेस्ट क्या मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ता, और मेरे को इसको चेक करना पड़ता भाई क्या कर रही है और ग्रामर क्या नहीं कर रही है। तो जब तक ऐसा कोई डायलेमा ना आए तब तक मेरी सजेशन है आपको सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब सॉल्व नहीं करना मतलब ये ग्रामर क्या लैंग्वेज दे रही है आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, हाँ अब इस क्वेश्चन में मेरे को देखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इस टाइप से ऑप्शन है मेरे पास। अब देखो जरा फटाफट से मेरे को जरा समझा दो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। S इंप्लाइज 0 और डबल जीरो, देखते आपको समझ आ रहा होगा सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा पैदा होगा भाई, 2 जीरो पैदा होंगे, है ना। ऐसे देख लेगा, जरा सा भी डाउट है तो छोटे छोटे स्ट्रिंग पैदा करके देख लेगा, 2 जीरो सबसे छोटा स्ट्रिंग है, S इंप्लाइज डबल जीरो। अच्छा उसके बाद फिर एक बार ये लगाओगे तो फिर 4 जीरो पैदा होंगे, 0 पावर 4 में लिख दो, फिर 0 पावर 6, है ना, फिर 0 पावर 8 डॉट 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 ऐसे चल रहे हैं हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, L इज व्हाट, 0 पावर 2n, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारे को कहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कम से कम 2 जीरोस है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये क्या है, रेगुलर है, सीधी सी बात है। तो 0 प्लस ये कहना बिल्कुल गलत हो गया है ना। 0 प्लस का मतलब क्या होगा, एक्सेप्शनल, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, जितने भी आप चाहो सब की सब है, ये तो आपको पता होगा भी, बकवास है ये बात। L इज रेगुलर बट नॉट 0 प्लस, यस बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, रेगुलर है बट 0 प्लस नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, L इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ये बात बिल्कुल गलत है भाई, है ना, क्योंकि रेगुलर तो है ही, आपको नजर आ रहा है 0 पावर 2 ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और मैंने इसको थोड़ा सा लंबा खींच दिया है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको काफी हद तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कब सॉल्व करना है और कब सॉल्व नहीं करना है। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। तो अब प्लीज ये बात ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में, देखो मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ। जल्दबाजी में आपसे क्या होगा कि आपको नजर आएगा अच्छा जी ये ग्रामर तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कंटेक्स्ट फ्री है, तो आप चुपचाप से सी ऑप्शन पे टिक लगा के भाग के आ जाओगे। आप बोलोगे कि आ हा प्रोफेसर ने तो हमारे को समझा कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन आप बेवकूफ थे, प्रोफेसर बेवकूफ नहीं था। ठीक है, लगेगा कि आहा ये क्या क्वेश्चन दे दिया भाई। एक्साइटेड हो जाते हैं ना बच्चे, बहुत जल्दी कूदना शुरू कर देते हैं, जैसे पेपर में आते हैं तो फटाफट को लगेगा कि अच्छा ये तो कंटेक्स्ट ग्रामर है, तो ऑब्वियसली CFL पैदा होगी, रेगुलर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसके मन में गलत फहमियां होंगी वो ऐसे सोचेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ग्रामर हमारी कंटेक्स्ट फ्री है, मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो CFL पैदा होगी, रेगुलर कहां से हो जाएगी वो, है ना। लेकिन मैंने भी आपको ढंग से समझा दिया कि CFL होगी तो शायद वो रेगुलर भी हो सकती है, ये देखो मैंने इधर यहाँ पे समझाया आपको। तो अगर कंटेक्स्चुअल ग्रामर आपने लिखी है तो लैंग्वेज कैन बी इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है ना, लेकिन इधर कभी भी नहीं आएगी। ये क्या है भाई, जो कि CFL भी ना हो, ऐसी लैंग्वेज अब जो CFL ना हो, तो आपने कोई ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर दी कंटेक्स्चुअल ग्रामर से, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, लैंग्वेज CFL इफ एंड ओनली इफ देयर इज कंटेक्स्चुअल ग्रामर जनरेटिंग इट, इफ एंड ओनली वाली बात होती है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो CFL है तो कंटेक्स्चुअल ग्रामर होगी, कंटेक्स्चुअल ग्रामर है तो CFL जरूर होगी, ऐसे नहीं होता कि CFL ना हो, तो या तो इधर आएगी लैंग्वेज या इधर आएगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, गेट एग्जाम में जल्दबाजी में एक्साइटेड होकर फटाफट से ऐसे मत बोल के बैठ जाना कि अच्छा जी ये तो कंटेक्स्चुअल ग्रामर है तो फिर लैंग्वेज तो हमारी CFL ही होगी, रेगुलर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन ये ऐसे गलतफहमी मत पालना, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको सब अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो एक्साइटेड नहीं होना गेट एग्जाम में, आराम से देखना है और ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को
5 स्टार दूंगा भाई, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए थे। चैप्टर 1 के मेरे टीओसी के वीडियो देख लो, ये क्वेश्चंस बिल्कुल केक वॉक की तरह लग रहे होंगे आपको, बिल्कुल सिंपली आप फटाफट पार करते चले जा रहे होगे। लेकिन जिसने नहीं देखे मेरे वीडियोस उनको शायद दिक्कत आ सकती है इन क्वेश्चंस को करने में, बट दीज आर रियली वेरी सिंपल क्वेश्चंस। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप कर लो जरा फटाफट से इसको नोट डाउन। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे आई थिंक नजर आ रहा है सब लोगों को, नहीं नजर आ रहा तो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आएगा नहीं एक्चुअली एक स्क्रीन पे, है ना, मैं जितना मर्जी कोशिश कर लो। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहीं तक। ठीक है, यहीं तक कर लो, यहाँ तक। फिर ये जो बचा हुआ पार्ट था ये कर लो। ठीक है, इसको छोटा और कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये सभी नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, कर लिया, कर लिया ना। चलो अब हम आते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखो, what can be said about regular language L over A whose minimal finite state automaton has two states। ठीक है, दो ही स्टेट्स हैं। कैन बी ए पावर एन एन इज ऑड। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन में ना अभी थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, मस्ट भी है। ठीक है, कैन बी की बजाय मस्ट बी, क्योंकि अगर कैन बी होगा तो ठीक है, ये भी ऑप्शन, मतलब फिर वही बात है, अगर कैन बी के हिसाब से चलते हैं तो मैं आपको एक बार पहले वो भी बता देता हूँ, और फिर मस्ट वाली बात है कि तो भी मैं समझा देता हूँ दोनों। देखो, व्हाट कैन बी सेड अबाउट अ रेगुलर लैंग्वेज एल ओवर ए हुज मिनिमल फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन हैज टू स्टेट्स। ठीक है, दो ही स्टेट्स हैं और ए पे हमारी चल रही है। हाँ जी, तो कैन बी ए पावर एन एन इज ऑड, यही दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये देखो बहुत सिंपल है, क्यू नॉट ए पढ़ा क्यू वन पे आए, ए पढ़ा क्यू नॉट पे आए, ए पावर एन एन इज ऑड, ए पावर एन एन इज ऑड, तो लो भाई मिनिमल स्टेट डीएफ हमारा ये बनेगा एन इज ऑड। हाँ जी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, कैन बी दिस। कैन भी कह रहा है ना, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, कैन बी ए पावर एन एन इज इवन, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या टेंशन है, ये लो क्यू नॉट थी ना, यही इनिशियल यही फाइनल करो, ए पढ़ो क्यू वन पे आओ। ठीक है, और ए पढ़ के वापस इधर आ जाओ, तो 0A 2A 4A 6A एंड सो, सब एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पे देखो सिंगल एक्सेप्ट हो रहा है, फिर 3A फिर 5A एंड सो, इतना तो आप समझदार हो भाई, है ना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कैन बी ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसने मिनिमल, देखो ध्यान से सुनो, इसने मिनिमल फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन का है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये भी ऑप्शन ठीक है, क्या टेंशन है, ये देखो आप ये बनाओ ना। ठीक है, इसको भी फाइनल कर दो और इसको भी फाइनल कर दो, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी Q1, है ना। ए पढ़ के इधर आना और ए पढ़ के इधर आना, ठीक है ना, तो हो तो गया। लेकिन नहीं भाई नहीं, है ना, इसके लिए मिनिमल डीएफ है। देखो इन ये दोनों सेट्स हमारी मर्ज हो जाएंगी, आप प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो, मिनिमाइजेशन करके चेक कर लेना, ये दोनों सेट्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। क्योंकि देखो भाई, ए पढ़ के फाइनल है, यहाँ से ए पढ़ के भी फाइनल है, बिना कुछ पढ़े भी फाइनल पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली घुमा फिरा करके ये बन जाएगा, क्यू नॉट इनिशियल फाइनल ये, और ए की हमारी सेल्फ। ठीक है, तो ये है मिनिमल डीएफ, ये फिर मिनिमल डीएफ नहीं रहेगा, अगर दोनों ही फाइनल होगे तो मिनिमल का रहेगा भाई, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो फिर ये एक बन जाएगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, कैन बी ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात एकदम गलत है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ पे एन भी नहीं डाला इन्होंने, है ना, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसको छोड़ दो। हाँ, तो आपको समझ आ चुका है भाई, ये ऑब्वियस है कि ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक है, ये बात गलत हो गई। क्यों गलत होगी, क्योंकि फिर ये एक ही स्टेट का डीएफए बनेगा। इसके लिए आपको पता भी होगा, मैंने सब बनवा रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियोस देखो मेरे, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ, तो सिंपल रिवीजन और कुछ नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, either L can be a power n n is greater than n is odd, or L can be a power n n is even। ठीक है, इधर L can be this, can be, देखो can be लगा दिया इसने, फिर वही बात है, ये ऑप्शन भी ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। तो A B O D तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे भाई, कब, अगर ये वही बात है कैन बी वाली बात है तो, है ना। बट मैंने ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, एक्चुअली जो एक्चुअल गेट एग्जाम में क्वेश्चन था उसमें मस्ट वाली बात थी। ठीक है, तो मस्ट भी, तो अगर मैंने यहाँ पे मस्ट भी कर दिया कैन बी की बजाय, एक बार पहले इसको, चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये जो हमने बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं आपको ये कैन बी के हिसाब से, ये देखो हमने टिक लगा लिया। ठीक है, डी भी टिक लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं मस्ट बी के हिसाब से दिखाता हूँ, मस्ट बी के हिसाब से देखो भाई, मस्ट बी के हिसाब से देखो, अगर हमने यहाँ पे मस्ट बी बोल दिया तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कैन की बजाय मस्ट है। ठीक है, कैन की बजाय मस्ट है, यहाँ पे भी मस्ट है, यहाँ पे भी मस्ट है, और यहाँ पे भी मस्ट है। ठीक है, तो मस्ट भी ए पावर एन इज ऑड, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। मस्ट मतलब यही होगा और कुछ नहीं होगा।
मस्ट का समझते हैं ना, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो एन इज ऑड, बकवास बात है भाई, इवन के लिए भी तो चल रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे भी मस्ट भी होता, मस्ट बी ए पावर एन इज इवन, दो स्टेट का मिनिमल डीएफए बनाया है भाई आपने, अगर दो स्टेट का मिनिमल डीएफए बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, एन इज इवन नहीं भाई, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑड के लिए भी तो एक्सेप्ट करा सकता है, ये देखो मैंने ऑड के लिए बना के दिखाया था आपको, ठीक है, तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कैन बी ए पर, ये तो वैसे ही गलत है, ये तो आपको नजर आ रहा है, मस्ट भी, इसने मस्ट भी लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मस्ट बी ए पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल बकवास बात है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे गलत हो गए। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ईदर एल मस्ट बी ए पर एन इज ऑड और एल मस्ट बी ए पर एन इज इवन, ठीक है, तो मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मस्ट भी वाली बात है, मतलब या तो इवन होगा या ऑड होगा और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, ये मीनिंग है इस बात का, बट ये बात भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई इसमें क्या टेंशन है, ये देखो मैं ए पढ़ा, Q1 पे आए, इसको बनाओ फाइनल और यहाँ पे ए पढ़ाओ, इसका मतलब क्या हो भाई, ए प्लस है, ठीक है, एल इज व्हाट, ए प्लस, तो मतलब सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर ए, फाइव ए, एंड सभी है, इवन और सब कुछ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब सिर्फ नल नहीं आ रहा और कुछ बाकी सब आ रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि एल कैन बी, ईदर एल कैन बी ए पर एन एन इज ऑड और एल कैन बी दिस, मतलब या तो ये होगी या ये होगी, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये ऑप्शन भी गलती बन रहा है ना, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं बनता, समझ पा रहे हो ना, मतलब मेन बात ये है। अच्छा, और अगर आप ये देखना चाहते थे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना, ये देखो इनिशियल को बना दो फाइनल, है ना, और एक ए पढ़ा के आप Q1 पे आ जाओ, है ना, और यहीं पे ए घुमा दो इसका, तो अब ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करवा रही है, इसकी लैंग्वेज तो सिर्फ और सिर्फ नल है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो फिर भी ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो गया, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि दो स्टेट का मिनिमल डीएफए बना रहे हो, ठीक है, तो दो स्टेट का मिनिमम, अब देखो ये डेड स्टेट वाली बात, ये कहानी हो गई ना, किस्म से डेड स्टेट हो गई है, तो ए पढ़ के डेड पे आ गया और यहाँ पे हमने ए घुमा दिया, तो सिर्फ नल एक्सेप्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो एल इज दिस ओनली, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में मैंने ऐसे लिखा है, और अगर आप लिखना चाहते थे लैंग्वेज के टर्म्स में सेट के फॉर्मेट में तो ऐसे लिखते, ठीक है, तो ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाई है, प्लीज ये मत बोल देना ये लैंग्वेज, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और नल विद इन ब्रैकेट, क्योंकि सेट लैंग्वेज इज सेट ना, तो सेट फॉर्मेट में प्रॉपर लिखना, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं गेट एग्जाम में, बड़े बेसिक बेसिक माइन्यूट पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं ये सब पॉइंट्स बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो ये जो नल में लिखा है दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये नल विद इन जो ब्रैकेट लिखा है दिस इज योर प्रॉपर लैंग्वेज एल, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन भी गलती हो रहा है, ठीक है, बट वही बात है, अब किसी ना किसी पे टिक लगाना पड़ेगा, तो मजबूरी में फिर इसी पे टिक लगेगा और कोई वे आउट है नहीं, ऐसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन बकवास है ये, इसमें इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मिनिमल डीएफए का है ना, इसमें दो स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स का मिनिमल डीएफए, इसने अब ये तो नहीं बोला कि कहाँ पे क्या मूव दे रहे हैं, है ना, तो मेरी मर्जी में कहाँ पे क्या मूव उठा के दे दूं, है ना, तो अब इसके हिसाब से तो फिर सारे कुछ ही गलत हो गया, इवन हो गई, ऑड होंगे, नहीं बकवास आएगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा कोई खास इसमें मीनिंग बन नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन पे वही बात है, मजबूरी में टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और किसी पे टिक लग नहीं रहा है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है और कोई ऑप्शन हमारे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ईदर एल मस्ट बी दिस और एल मस्ट बी दिस, मतलब या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, बस ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, और ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ छोटा, आप कर लो इसको नोट डाउन फटाफट से, और छोटा करो लो, ठीक है जी, तो अच्छे से आपको अब समझ में आ गया होगा, तो कैन बी के हिसाब से कुछ थोड़ा सा ठीक बनता है, मस्ट बी के हिसाब से तो बनता ही नहीं है, क्वेश्चन बकवास हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 0 पावर 2n and greater than equal to 1 इज रेगुलर लैंग्वेज, और हाँ ये आपको पता है रेगुलर है ना, ये मैंने बहुत बार समझाया था आपको, लीनियर पावर है ये, है ना, जो भी लीनियर पावर होगी, तो मैंने रादर प्रीवियस लेक्चर में ही आपको समझाया था, है ना, जब हम लोग गेट आई थिंक 1996 से जब हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो आप मेरा चेक करो, जिससे जस्ट प्रीवियस है, मैंने वहां पे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज वाले वीडियोस देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था, कौन सी रेगुलर है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है, कौन सी रेगुलर है, कौन सी सीएफएल है, कौन सी सीएसएल है, एंड सो ऑन, तो ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी, एक बार मेरे आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वाले वीडियो देख लो, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस पार्ट 1 2 3 ऐसे करके मैंने कुछ पार्ट्स बनाए थे, वहां पे मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, इनफाइनाइट लीनियर पावर तो रेगुलर होगी, नॉन लीनियर पावर आई तो वो सीएसएल बन जाएगी, एंड सो ऑन, बहुत कुछ मैंने समझाया था, वन कंपैरिजन है तो सीएफएल है, जीरो कंपैरिजन तो वो रेगुलर है, मोर देन वन कंपैरिजन ऑन द सेम वेरिएबल तब वो सीएसएल बन जाती थी, एंड सो ऑन,
ठीक है ना। हाँ जी, तो ये भी मैंने देखो, ये भी वेल नोन CFL है, ये आपको पता होगी, है ना। इज ए रेगुलर लैंग्वेज ने कह दिया, CFL विच इज नॉट रेगुलर, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो दिस इज CFL बट नॉट रेगुलर, बट इसने तो रेगुलर कह रेगुलर कह दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सॉरी। एक्चुअली अभी तबीयत ठीक है नहीं ना, मैं बस जबरदस्ती काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो ये CFL है विच इज नॉट रेगुलर, गलत हो गया, और दिस इज रेगुलर, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। तो प्लीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया भी था भाई। 0 पावर, ये देखो मैं आपको एक बार फिर भी समझा देता हूँ, 0 पावर 2n ये तो रेगुलर है, 0 पावर 2n रेगुलर है, लेकिन 0 पावर 2 पावर n, 0 पावर 2 पावर n ये फिर CSL हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये नॉन लीनियर पावर होगी, है ना। इनफैक्ट अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये देखो मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया था भाई, पीछे और करें। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ आपको अच्छे से समझाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ मैंने दिखाया था ना आपको, नंबर्स इन यूनरी, यूनरी वाला CSL होगा, है ना। ये देखो मैं आपको फिर भी छोटा करके दिखा देता हूँ, जिसने लेक्चर नहीं देखा तो एटलीस्ट ये देखो, ये मैंने बताया था ना, A पावर 2 रेगुलर, A पावर 2 पावर n CSL होगी, CSL बट नॉट CFL, थोड़ा अच्छे से भी बोल देते हैं, CSL बट नॉट CFL। ठीक है, तो ये सब आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था। ठीक है, और ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की वीडियो देखो, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ना, क्यों CFL है एंड सो ऑन, सब बता रखा है मैंने आपको। और रेगुलर क्यों नहीं आपको नजर आ रहा है, कंपैरिजन है, 0 और 1 जितने होंगे ना उनका सम ये 0 चाहिए आगे, है ना, तो वही बात है, कंपैरिजन वाली बात आ रही है, तो ये रेगुलर तो नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब देखो भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है भाई, S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखो ओनली S1 इज करेक्ट, ओनली S2 इज करेक्ट, बोथ S1 नहीं, तो ओनली S1 इज करेक्ट। ठीक है, तो विच ऑफ, हाँ तो ट्रू पूछ रहा था ना आपसे, तो S1 इज ट्रू, ये रेगुलर है बट ये रेगुलर नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो CFL है, वेल नोन CFL है, पीडीए भी बना रखा है मैंने, बहुत कुछ करवा रखा है इसके बारे में, आपको पता होगा, नहीं पता तो प्लीज मेरे लेक्चर्स देखो भाई। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो अगला अगला फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है। हाँ जी, गिवन एन आर्बिट्रेरी NFA with n states, the maximum number of states and equivalent minimized DFAs at least। ठीक है, तो अब देखो वही बात है, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ कर रखी है, एटलीस्ट वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमाइज्ड DFA बोलना चाहिए, मिनिमाइज्ड या मिनिमम भी नहीं कहना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम बोलना चाहिए, है ना। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इक्विवेलेंट मिनिमाइज्ड DFA विल बी, है ना, मैक्सिमम स्टेट्स विल बी, एटलीस्ट वाली बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको काट दो, ये मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो आंसर क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन 2 पावर n। मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, 2 पावर n। वाई 2 पावर n, क्योंकि आपको पता होगा भाई, कोई भी NFA है अगर उसके अंदर हमारे पास से n स्टेट्स हैं, तो उसके कन्वर्टेड DFA में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पावर n स्टेट्स आएंगी। क्यों, क्योंकि हम NFA से DFA जब कन्वर्जन करते थे, NFA टू DFA कन्वर्जन जब हम लोग करते थे, तो उस कन्वर्जन एल्गोरिदम का नाम हमने क्या रखा था अभी, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, याद आ रहा है। तो मैंने इसी नाम से आपको पहले समझा दिया था, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इसको क्यों कह रहे थे, क्योंकि हम लोग सबसेट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, n स्टेट्स है ना भाई, तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, वही हमारे पास एक एक स्टेट बन जाएगी DFA के अंदर, है ना। जैसे हमारे पास स्टेट्स ऐसे Q0 और Q1 है ना, तो फिर ये हमारे पास स्टेट का सेट है, तो जो कन्वर्टेड DFA होगा उसमें मैक्सिमम 4 स्टेट्स आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो नाम रख लेंगे हम लोग, फाई, Q0, Q1, है ना, और Q1। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी ही स्टेट्स आ सकती है। ठीक है जी, क्योंकि वही जितने इसके सबसेट्स हैं उतना ही आंसर होता था। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर NFA से DFA कन्वर्जन का जो मैंने एल्गोरिदम पढ़ाया था आपको, वो चेक कर सकते हैं मेरे TOC के वीडियोस में, देखो NFA से DFA कन्वर्जन के लिए मैंने एक प्रॉपर आपको एल्गोरिदम दिखाया था जिसका नाम था सबसेट कंस्ट्रक्शन, उसमें मैंने ये सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। ठीक है, तो वहीं से मैंने बताया था कि मैक्सिमम स्टेट्स इन कन्वर्टेड DFA विल बी 2 पावर n, ज्यादा से ज्यादा 2 पावर n होंगे इसमें। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसिडर a DFA over sigma AB accepting all strings which have number a's divisible by 6 and number of b's divisible by 8। what is the minimum number of states that the DFA will have। ठीक है, a is divisible by 6 and b is divisible by 8, 8 6 the 48, सीधा डी ऑप्शन आएगा इसका ना, याद होगा आपको मैंने शॉर्टकट समझाया था, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। मल्टीप्लाई क्यों कर लेते थे, क्योंकि ग्रिड ऑटोमेटा जब मैंने आपको बनवाया था, है ना, डिविजिबिलिटी कंडीशन के लिए, याद करो कंस्ट्रक्शन ऑफ
फाइनाइट ऑटोमेटा के मेरे वीडियोस देखो, उसमें आपको चेक करना होगा डिविजिबिलिटी कंडीशन वाले वीडियोस, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अभी कौन से पार्ट में थे, मैंने आई थिंक 10 अराउंड 10 वीडियोस मैंने बनाए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो उसमें जब मैंने डिविजिबिलिटी वाले कंडीशंस पढ़ा रहा था, वहां पे आई थिंक 5th पार्ट होगा या 6th पार्ट होगा, प्लीज मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, आप चेक कर लेना। उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सिंपल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 4, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, तो 4 into 3 12 स्टेट्स का हमारे पास डीएफए बनेगा एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो 6 into 8 48 इज द आंसर। डायरेक्ट है एकदम, कुछ भी नहीं है। देखो दो नंबर बिल्कुल फ्री के थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डब्ल्यू है ना, और ये आपसे पूछ रहे हैं विच द फ्लोइंग लैंग्वेज रेगुलर, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको फटाफट से सारा बताते चल जाता हूँ। डब्ल्यू ये आपको याद होगी भाई CSL है, और अच्छे से लिखेंगे तो CSL बट नॉट CFL, ठीक है। याद आ रहा होगा, मैंने सब आपको समझा रखा है। ये वेल नोन, मैंने आपको इसलिए बोला था, बार बार बोला था, दिस इज अ वेल नोन CSL, वेल नोन CSL विच इज नॉट CFL ऑल्सो, ठीक है। हाँ जी। तो WR इज द रिवर्स ऑफ W, ये आपको पता होगी भाई CFL है ना। पैलिंड्रोम्स, और अच्छे बोलेंगे तो कैसे पैलिंड्रोम्स, इवन पैलिंड्रोम्स, ठीक है ना, इवन पैलिंड्रोम्स, इवन पैलिंड्रोम्स, ठीक है जी। तो ये CFL है। 0.2i, आई इज एन इंटीजर क्वांटिटी, ये आपको पता है भाई, है ना, ये हमारी रेगुलर निकलेगी। और आई स्क्वायर नॉन लीनियर पावर आएगी ना, लीनियर पावर तो रेगुलर आएगी, नॉन लीनियर पावर में मैंने आपको मैसेज समझा रखा है भाई CSL बट नॉट CFL, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बट मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है विच द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रेगुलर, रेगुलर ओनली L3, डी इज द ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चंस है भाई। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वाला वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। देख रहे हो जो कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, ये सारे के सारे केक वॉक की तरह लग रहे होंगे। ये तो सिंपल जो रिवीजन करना चाह रहा है मुझसे, उसको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, नहीं तो बाकी को तो लग रहा होगा कि हाँ भाई तो बिल्कुल सिंपल है, डेड सिंपल है, इसने ढंग से पढ़ा हुआ है ना मेरे वीडियो से, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आपके, देखते ही बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा होगा आपको। यही तो पावर है ना भाई नॉलेज की, एक बार नॉलेज ढंग से ले लो, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन केक वॉक की तरह लगते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी, इसको भी फटाफट कर लो नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग जंप करते हैं, करें, ठीक है जी। अब ये देखो भाई, द फाइनल स्टेट मशीन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम विद A as starting state where an arc label is XY, X stand for 1 bit input and Y stand for 2 bit output। तो 1 बिट का इनपुट है, 2 बिट का आउटपुट है। तो देखते ही समझ आ रहा होगा भाई ये कौन सी मशीन है, भाई मिले मशीन है, ठीक है। और अगर आपको ये सब में टेंशन आती है तो प्लीज मेरे मिले मूर मशीन के वीडियो देखो भाई, मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। मूर मशीन की क्या खास होती है, स्टेट के साथ आउटपुट गिवन होता था, स्टेट के जैसे ये A है ना, तो इसी के साथ आउटपुट गिवन होगा कुछ ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ। तो ये स्टेट के साथ हमेशा आउटपुट हो अगर, तो उसको मूर मशीन कहते हैं। और अगर जो हम यहाँ पे एरोज के अंदर इनपुट के साथ स्लैश लगा करके आउटपुट हम लिख रहे हैं, तो ये मिले मशीन होती थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना। हाँ जी। और अगर ये देखो, ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है, मैंने आपको वैसे जब मैं मिले मशीन पढ़ा रहा था, है ना, तो जब थ्योरी के लेक्चर देखना मिले मशीन के, मैंने वहां पे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यही सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, और आपको बताया भी था गेट एग्जाम में आया हुआ है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो जो मैंने गेट 1989 की आई थिंक जो वीडियो बनाया था, मैंने मिले बुर मशीन जब मैं आपको समझा रहा था, है ना, किसमें था, गेट आई थिंक 1995 वाला था, है ना। अब मेरे को याद तो नहीं है भाई वीडियो कौन सा था, है ना, तो आप चेक कर लेना। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, एक बार मशीन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, और कुछ नहीं। ये देखो, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो वही हो गया ना, ये तो गेट 89 वाले क्वेश्चंस हो गए सारे। हाँ ये देखो, ये देखो, जब मैंने कहा था ना कि सम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन्स, सम स्टैंडर्ड मिले मूर मशीन्स मैंने दिखाई थी, आई थिंक प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो था, है ना। इससे एक से पीछे एक, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो आप चेक करना। ये जो वीडियो है इससे प्रीवियस वाला, ठीक है, उसमें मैंने सम स्टैंडर्ड मिले मूर मशीन्स पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था। और नॉन स्टैंडर्ड मशीन्स जब मैंने दिखाई थी, आपको याद आ रहा है, ये देखो, ये मैंने बना करके भी दिखाई थी, आउटपुट ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बिट, है ना। तो उसके लिए मैंने मिनिमल मशीन आपको बना करके दिखाई थी, और मैंने आपको कहा था कि गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन है तो उसमें एक स्टेट फालतू लगी हुई थी, तो वही वही बस करके दिखा रखे ना, कुछ नहीं। याद है ना, मैंने आपको दिखाया था, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन, ही देखो ये एक स्टेट में बन जाती है, मिले मशीन एक स्टेट में बन जाती है, बट गेट एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए तीन तीन स्टेट का बना करके दिखा देते हैं। प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो देखो भी, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, मिले मूर मशीन के जब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, है ना। ये है एक्चुअली मिले मशीन एक स्टेट की, लेकिन वही बात है, घुमाने के चक्कर में वो तीन तीन स्टेट का बना के दे सकते हैं। ऐसे ये मिनिमम दो स्टेट में बनेगी भाई, है ना, सम ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बिट के लिए। अब लेकिन वही बात है, इसको इन्होंने घुमा करके
3 स्टेट्स बना करके दे दी हैं। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ पे 3 स्टेट दे दी है। ठीक है, तो ये मेरे को वीडियो तो याद नहीं आ रहा भाई, वीडियो नंबर कौन सा है प्लीज अपने आप चेक कर लेना। पर मैंने आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराए थे मिले मूर मशीन से रिलेटेड, है ना, तो उसी में ये सब कुछ था। ओके, याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये स्टैंडर्ड मशीन्स जब मैं दिखा रहा था आपको, ये जब आई थिंक गेट 94 का क्वेश्चन था ना, ये गेट 1994 की वीडियो, हाँ मेरे को टाइटल भी याद आ गया, गेट 1994 क्वेश्चंस ऑन टीओसी, चेक करना ये वीडियो, ये टाइटल है चेक कर लेना। उसमें पहले क्वेश्चन ये था और मैंने यहाँ पे आपको लगभग 1 घंटे का मैंने वो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारी मिले मूर मशीन आपको बना करके दिखाई थी, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में गिवन होती है वो सब मैंने दिखा दी थी, है ना। ये देखो आपको याद आ रहा होगा, ये 1994 का क्वेश्चन था, इसको के लिए मैंने ये सारी आपको दिखाई थी, है ना। और नॉन स्टैंडर्ड मशीन्स में मैंने आपको ये दिखाई थी, है ना, मैंने कहा था 2 स्टेट में बनती है, अब देखो 3 स्टेट वाला जो आया हुआ है, ये 2 में मैंने बना करके दिखा रखी थी, अब ये 3 स्टेट में इन्होंने बस घुमा फिरा करके बना के दे दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो वही बात है, मिले मशीन एक स्टेट में बन जाती है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन 3 स्टेट 4 स्टेट जितने भी घुमाना चाहे वो घुमा के दे सकते हो। मैंने आपको तरीका समझाया था भाई, इनपुट ले लो उसके हिसाब से देख लो, एक झटके में आंसर आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपके पास आंसर आएगा। और इनफैक्ट ये देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, देखो इसने क्या कहा है, आउटपुट 0 1 व्हेनेवर इनपुट सीक्वेंस कंटेन डबल वन, अगर इनपुट में डबल वन कहीं नजर आता है, कोई भी हम इनपुट दे लें उसमें कहीं डबल वन होना चाहिए, मतलब सिंपल इसके अकॉर्डिंग इनपुट में डबल वन ले सकता हूँ, डबल वन जीरो ले सकता हूँ, जीरो डबल वन ले सकता हूँ, जीरो वन वन जीरो ले सकता हूँ, वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो, कुछ भी ऐसा कुछ ले लो, मतलब कहीं पे डबल वन नजर आना चाहिए मेरे को, कंटेन्स है ना, कंटेन्स डबल वन, कहीं पे डबल वन नजर आना चाहिए। अगर कोई भी मैंने ऐसी सीक्वेंस ले ली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट क्या कह रहा है, 0 1 आएगा। महा बकवास बात है अभी, 0 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखते ही आपको समझ में आएगा हर एक बिट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 2 बिट का आउटपुट है। तो अगर आपने डबल वन, वर्स्ट केस मतलब सिंपलेस्ट केस में आप क्या ले सकते थे, इनपुट सीक्वेंस डबल वन ही ले लेते, कंटेन्स डबल वन का है ना इसने, तो अगर आपने सिंपली डबल वन भी ले ली कंटेन्स में, तो फिर और बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे जिसमें डबल वन होगा, लेकिन सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा जिसमें डबल वन होगा, ओनली एग्जैक्टली डबल वन, है ना। हाँ जी, तो इस डबल वन के लिए जब आप आउटपुट देख रहे होगे, क्योंकि हर एक बिट के कॉरस्पॉन्डिंग दो दो बिट का आउटपुट है, तो 4 बिट का आउटपुट आएगा भाई, लेकिन ये तो 2 ही बिट का आउटपुट कह रहा है, तो सीधा ही काटा लग गया। ऐसे ही आउटपुट कंटेन डबल जीरो व्हेनेवर इनपुट सीक्वेंस कंटेन 10, जैसे ही 10 अगर के सीक्वेंस में होगा तो आउटपुट डबल जीरो आएगा। कहां से डबल जीरो आउटपुट लाओगे भाई, बकवास बात है ये एकदम, है ना, कहां से डबल जीरो लाओगे, है ना। ये देखो अब सॉरी, हाँ हाँ, आउटपुट डबल जीरो व्हेनेवर इनपुट सीक्वेंस इज 10, हाँ ठीक है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई 10 में, विच कंटेन्स 10, सबसे छोटा स्ट्रिंग विच कंटेन्स 10, ऑब्वियसली 10 इटसेल्फ। तो 10 के केस में क्योंकि 2 बिट का इनपुट है तो आउटपुट में बस 4 बिट का आएगा, 2 बिट का कहां से लाओगे भाई, देखो हर बिट के कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखो, ये इनपुट चल रहा है और ये आउटपुट चल रहा है, प्लीज ये ध्यान ध्यान से देखो भाई, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो हर एक बिट के इनपुट के लिए 2 2 बिट का आउटपुट आ रहा है, बात समझ रहे कि नहीं। तो अब अगर आपने 10 ही ले लिया तो 4 बिट का आउटपुट आएगा, 2 बिट का तो आएगा नहीं, तो सीधा ऑप्शन पे काटा लग गया। अब क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ द अबव बैठा है, इसलिए फिर मेरे को ए ऑप्शन की चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर ये कुछ और ऑप्शन होता तो मैं ए पे चुपचाप से टिक लगा के भाग के आ जाता, मेरे को कोई टेंशन ही ना आती, तो गेट एग्जाम में सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। तो मेरी काइंड सजेशन है, जब भी आप गेट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, जस्ट कीप एन आई ऑन दी ऑप्शंस, ब्लाइंडली क्वेश्चन को सॉल्व करने मत बैठो, टाइम बर्बाद होगा, थोड़ा इंटेलिजेंट वर्क करने की कोशिश करो। ऑप्शंस को पहले देख लो, उसको समझ लो और उसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने अभी सॉल्व ही नहीं किया, मैं तो सीधा ऑप्शंस पे अटैक करने की कोशिश करी और सीधा बी और सी पे मैंने काटा लगा दिया। ठीक है, अब हो सकता है, अब क्योंकि नन बैठा है क्या पता नन हो, तो इसीलिए फिर मेरे को ये ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, अगर कुछ और तो मैं चेक ही नहीं करता, सीधा भाग जाता। तो इतने डिफिकल्ट, कई बार इतने डिफिकल्ट और इतने अजीब क्वेश्चंस होंगे जिनको एक्चुअली में आपको सॉल्व करना नहीं था, और प्रोफेसर चाहते भी नहीं है कि आप गेट एग्जाम में बैठकर उनको सॉल्व करो, वो चाहते हैं बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस मेथड से आप टिक लगा के आ जाओ। तो वो देखते हैं बच्चा कितना अवेयर है, कितना उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कहीं ऐसे बेवकूफों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने तो नहीं बैठ जाता, लगा 15 20 मिनट लगा दिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्यों टाइम बर्बाद करना है भाई। ऑप्शंस पहले देखो ना, एलिमिनेट ऑप्शन करके सीधा आंसर लगाओ, बहुत जल्दी काम हो सकता है आपका। लेकिन वही बात है, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद भी कर सकते थे अगर आप घुस-घुस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, और कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर्स जान के डालते हैं बच्चों का टाइम बर्बाद करने के लिए, और वो देख लेते हैं, वो चाहते हैं जो टॉप 100 में आए उसमें दिमाग हो अच्छे से। वो ऐसे नहीं कि जबरदस्ती बैठ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जा रहा है ना, वो ये सब नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कुछ जान के कुछ ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिनमें बच्चे टाइम बर्बाद करेंगे, और जो बच्चा समझदार होगा, जिसमें इंटेलिजेंसी होगी, जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस देखेगा और एलिमिनेट करके सीधा टिक लगा देगा, जिसपे शायद आपने 15 मिनट खराब करे होंगे, लेकिन कोई और बच्चा उस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। तो कहां 15 मिनट और कहां 15 सेकंड, जस्ट बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ये पावर है एलिमिनेशन की, ठीक है। अब वही बात है, नन बैठा इसलिए मेरे को सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो कुछ और होता तो मैं छोड़ के भाग जाता, फटाफट से टिक लगा देता, सॉल्व ही ना करता, देखता ही ना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे एलिमिनेट कर लिया हमने यहाँ पे, देखा ही नहीं क्या है, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया बेयर से, ठीक है। तो इस हिसाब से चेक करना है गेट एग्जाम में, अप्रोच आपको समझानी चाहिए। क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब चीजें केक वॉक की तरह लग रही होंगी आपको, सब मैंने पढ़ा रखा है, करा इसलिए रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अप्रोच समझ में आए, है ना। जहां जहां बच्चे जो जो चीजें लैग कर रहे होंगे वो सब लैगिंग आपकी खत्म हो जाएगी ये एक बार वीडियोस देखने से। चलो ठीक है जी, है ना। अब अगर आप चाहो तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ भाई, है ना। आप प्लीज अपने आप मिले मूर मशीन के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, मिले मशीन का जो थियोरेटिकल वीडियो मैंने बनाया था ना, वीडियो का नाम ही ये मिले मशीन, ठीक है, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया। लास्ट में आप चेक कर लेना, मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर रखा है ये। बाकी फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो कोई बात नहीं, एक इनपुट सीक्वेंस ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इससे ऊपर और क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 1 0 1 1 0 ऐसे कुछ करके कुछ ले लिया। जैसे आपने पहला 1 पढ़ा, इनिशियल स्टेट ए पे थे ना, आपने 1 पढ़ा तो आउटपुट क्या आएगा भाई, 0 1 आएगा, तो लो जी 0 1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप कहाँ पे आ गए, बी स्टेट पे आ गए, बी पे बैठ के आपने 0 पढ़ा तो फिर क्या आएगा जी, 0 1 आएगा आउटपुट। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने 1 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया तो क्या आएगा जी, 0 1 आएगा। फिर आपने 1 पढ़ लिया, फिर आपने 1 पढ़ लिया तो फिर क्या आएगा जी आउटपुट, यहाँ पे खड़े हो ना जी, जो 1 पढ़ के आए, देखो सीधी सी बात है, पहला 1 पढ़ा तो इधर आ गए, फिर 0 पढ़ा तो इधर आ गए, फिर 1 पढ़ा तो इधर आ गए, अब अगला 1 मैंने फिर पढ़ लिया है तो फिर आउटपुट क्या आएगा जी, 1 0 आएगा। देख पा रहे हो कि नहीं, 1 0 आएगा। इतने तो खुद समझदार हो भाई आप लोग। फिर 0 पढ़ा है आपने, यहाँ पे खड़े होकर 0 पढ़ा है, 0 पढ़ा है तो आउटपुट क्या आएगा जी, 0 1 आएगा, ठीक है जी, ये आउटपुट आया। अब आप चेक कर लो भाई, ठीक है जी। तो आउटपुट देखो ये क्या कह रहा है, आउटपुट द सम ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बिट्स ऑफ द इनपुट। तो प्रीवियस बिट यहाँ पे तो कोई थी ही नहीं, तो हमें जूम कर सकते हैं कि भाई 0 थी, तो 0 + 1, 0 + 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, तो आउटपुट इज 0 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखो, अब ये प्रेजेंट बिट है और ये प्रीवियस बिट है, तो इन दोनों बिट का सम बताओ कितना हुआ जी, 1 + 0 दैट इज 1 ओनली। देखो भाई हमारे पास आंसर 0 1 आ रहा है, ठीक है। 0 इन 1 मींस व्हाट, ओनली 1, ठीक है। हाँ जी, फिर अगला क्या है जी, 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा, अगेन वही बात है, 1 आएगा, तो दैट इज 0 1 ओनली। उसके बाद देखो भाई डबल 1, डबल 1 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 1 0 होता है ना भाई, 2 1 0, तो देखो भाई 1 + 1 1 0। उसके बाद देखो भाई 1 0, 1 0 का मतलब क्या होगा भाई, है ना, ये आप समझ पा रहे हो भाई, 1 + 0 दैट इज 0 1 ओनली, ठीक है। तो आउटपुट आउटपुट्स द सम ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बिट ऑफ द इनपुट, ठीक है। प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट का सम कर करके हमारे को आउटपुट मिल रहा है। तो देखो भाई आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, देखते ही ये हमारा आउटपुट है। तो अगर इनपुट है हमारे पास 1 0 डबल 1 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है भाई, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा आउटपुट। और आना भी ये चाहिए था। देखो 5 बिट का इनपुट है तो ऑब्वियसली देखो भाई 10 बिट का हमारा आउटपुट है, डबल है सीधा, क्यों, क्योंकि हर एक बिट के इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 बिट का आउटपुट आपको मिलना है, बस, ठीक है। आई थिंक समझ चुके हो, अभी ज्यादा बोलने का टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं भाई, है ना। मेरी एनर्जी अब डाउन हो जाती है बहुत जल्दी, मैं आजकल इतना मतलब काम कर नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल मोर देन सफिशिएंट है इतना। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहीं से आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।